एग्जैक्टली अर्बन चैलेंज फंड का मतलब क्या है, या फिर ये कैसे गेम चेंजर मार्केट में बन सकता है? 1 लाख करोड़ जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका नाम अर्बन चैलेंज फंड उन्होंने रखा है। गेम चेंजर ये इसलिए है कि ये 1 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। सर, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी तरक्की के साथ साथ एक रिस्क फैक्टर भी हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट? सो यूसीएफ के अंडर रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे बड़ा इसके अंदर तो रिस्क है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो कर सके। उनके पास वो मैन पावर नहीं है, स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड मैन पावर नहीं है। कैपेसिटी डेवलपमेंट, लैक ऑफ कैपेसिटी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैं चाइना की बात करूं, चाइना ने लास्ट डेकेड में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बूम दिखाया है, बहुत अल्ट्रा सिटीज बना दी उन्होंने, हर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें शामिल करके, राइट? आपको लगता है इंडिया का ये बहाना ठीक है या फिर कमी कहाँ आ रही है? वेयर इज द गैप? हम डेमोक्रेसी भी अपनी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार हो, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो, और हमें कोई चीज़ हमारे हिसाब से गलत हो रही है तो हम कोर्ट में जा सकें। चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बस उन्होंने जो सरकार ने सोचा वो लोग कर रहे थे, इस वजह से तरक्की ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरीना और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट्री इंफ्राडेस्क लाइव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनिशिएटिव की जो इंडिया के अर्बन फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 1 लाख CR अर्बन चैलेंज फंड। सवाल सिर्फ फंडिंग का नहीं है, सवाल है कि हम अपने शहरों को ज़्यादा सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इन्वेस्टमेंट रेडी कैसे बना सकते हैं। इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज़, सबके लिए इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और इसी डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के रीनाउंड एक्सपर्ट मिस्टर राजीव चड्ढा। मिस्टर राजीव इज एन अर्बन फाइनेंस एंड PPP स्ट्रैटेजिस्ट, एन एडवाइजर टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, एन ऑथर एंड एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्ट्री इंफ्राडेस्क लाइव में। उम्मीद करते हैं आपसे हम बहुत खूबसूरत डिस्कशन करने की। सर, जब हम 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो ये अमाउंट सुनने में ही अपने आप में बहुत बड़ी रकम लगती है, राइट? तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो एग्जैक्टली अर्बन चैलेंज फंड का मतलब क्या है, या फिर ये कैसे गेम चेंजर मार्केट में बन सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 1 लाख करोड़ जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका नाम अर्बन चैलेंज फंड उन्होंने रखा है। ठीक है। ये एक रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम है जिसके अंदर भारत सरकार ये कहती है कि आप जो अर्बन फाइनेंसिंग है उसको कैसे फाइनेंस किया जाता है, उसमें आप रिफॉर्म्स लेके आइए। गेम चेंजर ये इसलिए है कि ये 1 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। पहले की जो स्कीम्स थी उसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती थी और जो अर्बन के प्रोजेक्ट्स थे वो एग्जीक्यूट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन आपको बाकी पैसा जो है जुटाना है मार्केट से। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट की, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 है, तो 100 में से 25 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, 25 जो है स्टेट गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडीज़ ने खुद इन्वेस्ट किया, और बाकी जो 50 है वो आपको मार्केट बोरोइंग या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स या PPP प्रोजेक्ट्स ऐसे करके आपको लेके आना है। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानूंगा इसको। इसका जो पहले का अवतार था स्मार्ट सिटी मिशन, उसके अंदर भी ये था कि गवर्नमेंट कहती थी कि मैं 100 करोड़ रुपया आपको पर ईयर मैं दे दूंगा और आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करिए। तो जो पैसा गवर्नमेंट देती थी या स्टेट गवर्नमेंट देती थी बस वही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते थे, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं था। तो ये स्कीम जो है एक रिफॉर्म लिंक स्कीम है और मार्केट से जुटाने वाली स्कीम है जो कि एक गेम चेंजर है। ठीक है सर, अगर ये फंड सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि आई रियली होप के होपफुली हो जाए, इसका एग्जैक्ट चेंज 10 साल बाद हम सिटीज़ में कैसे देख सकते हैं? हाँ, देखिए, सिटीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको बेहतर सर्विस मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ बेसिक सर्विसेज की तो वाटर, पावर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की सर्विसेज हैं। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सुरक्षा ज़्यादा होगी क्योंकि CCTV कैमरास लगाने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जितने बड़े शहर थे 100, उनमें तो CCTV कैमरास लग गए, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लग गए। लेकिन
ये स्कीम जो है वो 100 बड़े शहरों से हट के अब आगे और बढ़ रही है, ओके, जिसके अंदर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जितने छोटे शहर हैं उनमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनेंगे, शहरों में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा थ्रू यूज़ ऑफ सीसीटीवी कैमरास। ओके, तो स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होगी, सोलर जो पैनल्स हैं वो लग सकते हैं इसके ठीक अंदर। है, तो टेक्नोलॉजी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि सिटीजन्स को बेहतर सुविधा मिलेगी। मान लीजिए आपने अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाना पड़ता है। तो वो सारी सर्विसेज इस तरह की अब ऑनलाइन होंगी, जो कि बड़े शहरों में तो फिर भी हो रही थी, करेक्ट, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारी खामियां हैं जो कि ये स्कीम उनमें सुधार ला सकती है, ठीक है, और छोटे शहरों के अंदर ये सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कुल मिला के बदलाव ये आएगा कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और सिटीजन्स को बेहतर सर्विस मिलेगी। ठीक है। तो आपकी बातों से सर ये समझ आ रहा है कि ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ भी इसमें बिल्कुल, इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल, जो जिनका इतना ज़्यादा सिस्टमाइज्ड चीज़ें नहीं चल रही हैं, वहाँ पे भी ये स्कीम वर्क करने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले जैसे था वो 100 स्मार्ट सिटीज़ मिशन था, ठीक है, अब ये उसका दायरा थोड़ा बढ़ा के ठीक है, उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, जो कि करीब 5-6 हज़ार के करीब अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो सारी की सारी इस स्कीम में इंक्लूडेड है। ठीक है, अंडरस्टूड। दैट्स गुड टू हियर। ऑब्वियसली उन लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, राइट, राइट, करेक्ट, उन लोगों का भी कोई हाथ पकड़ने वाला होगा, राइट, राइट। राइट। मूविंग फॉरवर्ड सर, अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जी। सो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस फंडिंग स्कीम में क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक तो है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूनिसिपल बॉन्ड में आ सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं, उनके अंदर जो है वो बोरिंग कर सकते हैं, यानी कि डेट लेंड कर सकते हैं, जैसे बैंक्स हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया की अर्बन मार्केट में एंटर करें, और जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो एक नॉर्मल लेंडिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। अगर हम आगे बात करें सर, यूसीएफ का फंडिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है? लाइक हाउ इज़ द मनी स्प्लिटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सिटी में कैसे हाँ, स्प्लिट होता है हाँ, वो पैसा? मैंने आपको बताया कि 25% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो ठीक कि एक है। तरह से सीड मनी हो गया। ठीक है, उसके अलावा 25% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडीज़ दोनों में से किसी एक को पैसा उसमें लगाना है, ठीक है, और बाकी 50% पैसा जो है वो मार्केट लिंक्ड होगा, यानी कि बोरोइंग कर सकते हैं, पीपीपी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडिंग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, 25, 25 और 50। 50, ओके, जी। ठीक है। सर अगर हम बात करें कि यूसीएफ से पहले भी बहुत सारे जायंट मॉडल्स अवेलेबल थे मार्केट में, पहले भी फंडिंग होती थी, पहले भी डेवलपमेंट हो रही थी, तो यूसीएफ और उन प्रोजेक्ट्स में क्या सबसे मेजर डिफरेंस है? सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है कि आपका एक माइंडसेट बदलने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहली बात तो यूसीएफ जो है ये रिफॉर्म लिंक्ड है, इसको रिफॉर्म्स के साथ लिंक किया गया है कि आप ये रिफॉर्म्स करेंगे तो अब हम आपको पैसा देंगे। दूसरी बात ये कि इसमें कंडीशन ये है कि हम सारा पैसा नहीं देंगे प्रोजेक्ट का, हम कुछ पैसा देंगे, ठीक है, बाकी पैसा आपको जुटाना पड़ेगा। यानी कि जो माइंडसेट था पहले कि भाई मेरे को पैसा आएगा तो मैं प्रोजेक्ट करूँगा, उस माइंडसेट से हट के हम एक कॉर्पोरेट माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमें सीड मनी मिल रहा है, और सीड मनी के साथ हम कुछ पैसा जो है मार्केट से जुटा रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को बैंकेबल बना रहे हैं, फंडेबल बना रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि ये था कि भाई प्रोजेक्ट आ गया, 100 करोड़ रुपए मुझे मिल गया तो मुझे 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट करना है। लेकिन अब ये है कि 100 करोड़ रुपए में मिला तो मैं प्रोजेक्ट को फंडेबल कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, बैंकेबल कैसे बना सकता हूँ। बैंकेबल मतलब क्या वो 100 करोड़ रुपया जो मुझे मिला है उसके अंदर 25 करोड़ रुपया अगर मुझे सीड मनी मिलता है और 25 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का मुझे मिलता है, तो 50 करोड़ का जो है पैसा वो तो मुझे बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्ट
बैंकेबल होना चाहिए, यानी कि 50 करोड़ की कुछ रेवेन्यू अर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है अर्बन चैलेंज फंड में, और इससे पहले की जो स्कीम्स आई थी उनमें। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज मोर बैंकेबल, दिस इज मोर Yes. ट्रस्टेबल, आई कैन से, Yes, राइट? yes. सर, अगर मैं लास्ट डेकेड की बात करूं तो जी। इंडिया ने करीबन 1.64 लाख सीआर का इन्वेस्टमेंट अभी किया है स्मार्ट सिटी मिशन में, राइट? तो यूसीएफ के लिए इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या हो सकती है? देखिए, यूसीएफ के लिए बहुत लर्निंग्स हैं। मैं तो पिछली जो स्कीम्स थी, स्मार्ट सिटी मिशन और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। एक तो सबसे जो बड़ी लर्निंग है वो एग्जीक्यूशन की थी। ठीक है। जो चैलेंज हम लोगों ने फेस किया स्मार्ट सिटी मिशन में, वो एग्जीक्यूशन का चैलेंज था। यानी कि प्रोजेक्ट हम लोग सोचते थे, लेकिन वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था किसी न किसी वजह से। ठीक है। तो जब हम अर्बन चैलेंज फंड की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग डीपीआर जिसका बना रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। करेक्ट। दूसरी लर्निंग ये थी इसके अंदर कि स्मार्ट सिटी मिशन ने 2 पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए थे। यानी कि एक तो स्मार्ट सिटी एसपीवी और एक म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है। हालांकि कुछ जगह पे म्यूनिसिपल कमिश्नर ही स्मार्ट सिटी का सीईओ होता था, लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ टकराव हमेशा रहता था। तो ये एक दूसरी लर्निंग है कि जब हम अर्बन चैलेंज फंड के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें, तो अगर तो एसपीवी भी बनाते हैं तो दोनों में सिनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एसपीवी अगर हम सेपरेट कोई बनाते हैं तो दोनों में सिनर्जी होनी चाहिए, दोनों मिल के इसको काम करें। ठीक है। और इसके अंदर लर्निंग जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। मैंने आपको बताया कि मार्केट से बोरिंग हो रही है, तो ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना जो है एक बहुत बड़ी लर्निंग है। मैंने स्मार्ट सिटी मिशन में ये देखा कि कुछ शहरों ने पैसा मिल रहा था इसीलिए ही वो प्रोजेक्ट बनाया, ये सोच के नहीं बनाया कि भाई इससे क्या सुविधा मिल सकती है सिटीजन्स को, क्या कैसे हेल्पफुल वो हो सकता हाँ है। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में हमको चाहिए, क्या इससे बेटर प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, क्या और हमको रेवेन्यू ये प्रोजेक्ट करने चाहिए। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक शहर ने कन्वेंशन सेंटर बना लिया, होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, लेकिन उस शहर के अंदर उस होटल और कन्वेंशन सेंटर की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है वहाँ पे अगर वो कुछ और बेटर प्रोजेक्ट सोचते तो शहर को एक कन्वेंशन सेंटर या होटल देने से कुछ और सुविधा बेटर मिल सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो कि हमें पुरानी मिशन से हम सीख सकते हैं। लाइक स्ट्रैटेजी के साथ हमें डेवलपमेंट करनी है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है यूसीएफ हमें वो चीज़ें सिखाएगा। जी, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। सर, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है जो यूसीएफ के अंडर आएगा, लाइक कोई स्पेशल थीम, कोई स्पेशल वर्टिकल? हाँ, वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्कीम में मेंशन्ड है। इसके 7-8 जो ब्रॉड एरियाज़ हैं इसके अंदर वो मेंशन्ड है, जिसके अंदर सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, फिर रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो वो पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उसके अंदर। ब्रॉडली जितने भी प्रोजेक्ट अर्बन सिटीज़ के अंदर हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके। वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वाटर में कोई आपके पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है या तो वो आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है। और इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है, लाइक सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, देखिए, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की है, लेकिन इंडिया में जैसे स्ट्रक्चर है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं आती, अर्बन लोकल बॉडीज़ में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है। तो जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है। ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का मतलब है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हुए, और जो छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो हुए इसमें। इवन जैसे नोएडा है, तो नोएडा एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इट इज़ नीदर अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर अ म्यूनिसिपल काउंसिल। तो नोएडा इज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम मानते हैं। Correct. तो नोएडा जैसा भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। नोएडा शहर भी अर्बन चैलेंज फंड का फ़ायदा उठा सकता है। तो ब्रॉडली अर्बन लोकल बॉडीज़
कोई भी हो वो ठीक इसके है। अंदर इंक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और भी बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन यूसीएफ right, में पार्टिसिपेट कर right, सकती है, right. राइट? सर, अगर मैं बात करूं, व्हाट डज यूसीएफ एक्चुअली मीन फॉर इंडिया, इंडियन सिटी स्पेशली, इन Right. प्रैक्टिकल टर्म्स? प्रैक्टिकल टर्म्स में तो यही कि देखिए, सबसे पहले तो हमको रूट प्रॉब्लम जाननी चाहिए कि Exactly. भाई क्या रूट प्रॉब्लम्स हैं क्या। करेक्ट। तो रूट प्रॉब्लम ये है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट। दिल्ली का जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 100% तक गया, यानी कि हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन दुगनी हो रही है। छोटे शहर भी हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कानपुर का, तो आसपास के जितने गांव के लोग हैं वो गांव छोड़ के सिटीज़ में आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लोग आ रहे हैं तो उनको बेटर सर्विसेज, बेटर उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, और कुछ ऐसा भी किया जाना चाहिए कि लोग गांव से ना शिफ्ट करके जो या आसपास के जो कानपुर के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको ही इतना अच्छा डेवलप किया जाए कि कानपुर में लोग ना आए। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सरकार और पुरानी जितनी हमारी सरकारें रही सब इसके अंदर काम करती रही हैं। 10 साल स्मार्ट सिटी मिशन रहा, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन रहा, तो 30-40 साल से कुछ हम लोग लगातार इस तरह के प्रयास करते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन को टैकल करने के लिए। और ये जो अर्बन चैलेंज फंड जो है इसी डायरेक्शन के अंदर एक नई स्कीम है। हमने पुरानी स्कीम्स में कुछ अचीव किया, कुछ हम लोग नहीं अचीव कर पाए, कुछ हमको सक्सेस मिली, कुछ फेलियर्स मिली हमको, तो उनको देखते हुए अब ये नई स्कीम लेके आई है सरकार, जिससे कि मैंने आपको बताया कि बेहतर सुविधा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों को मिलेगा। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू यू आज इंडियन सिटीज़ में, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, इंडियन सिटीज़ की सबसे बड़ी बिगेस्ट फंडिंग मिस्टेक क्या चल रही है? बिगेस्ट फंडिंग मिस्टेक ये है कि अगर हम शुरू करें आज़ादी के बाद 1950s से, तो सबसे पहले तो सिर्फ सरकारें ही जो थी पैसा दे देती, यानी कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो पैसा देगी, ठीक है, तभी प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल। फिर उसके 10-15 साल के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे तो मेरे तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, मैं ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, और मेरे पास जो है पैसे की कमी है, मुझे और बहुत सारी चीज़ों में जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उससे भी मुझे पैसा खर्च करना है। तो फिर गवर्नमेंट ने और बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे कि हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिनकी फाइनेंसिंग शुरू हुई, ठीक है। ये करीब 70-80s में जाके ये प्रोसेस जो थी शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे मैकेनिज़्म होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जितनी दूसरी कंट्रीज़ थी, जैसे यूएसए है या साउथ अफ्रीका है, और अलग अलग कंट्रीज़ के मॉडल स्टडी करने किए शुरू किए, तो उनको समझ में आया कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एक ऐसा एरिया है जहाँ से पैसा और उठाया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम 90s में आए तो म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू भी जो है पैसा रेज करना चालू किया गया, ठीक है। उसके अंदर हमें कुछ सक्सेस मिली, कुछ नहीं मिली। बड़े जो कॉरपोरेशन थे उन्होंने पैसा रेज कर लिया, छोटे कॉरपोरेशन जो थे वो पीछे रह गए, और जो फंड जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू भी जो पैसा रेज करना था उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, करेक्ट। तो उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रांग करते करते बहुत टाइम लगा। जब तक इन्वेस्टेबल ग्रेड नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल ट्रू। तो ऐसे करते करते हम जो थे अब 2025-26 में पहुंच गए, तो सरकार ने जो पुरानी अपनी जितनी भी लर्निंग्स थी उनको कंबाइन करते हुए अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को या जो फंडिंग स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये जो था शिफ्ट, तो जो मिस्टेक्स हमने करी थी हम उनसे रिकवर कर रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इस वजह से ये नहीं है कि सब कुछ ओवरनाइट हो रहा है, करेक्ट, धीरे धीरे हो रहा है। मे बी आम नागरिक को ये समझ में ना आए, लेकिन चूँकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इस
अर्बनाइजेशन से बहुत सालों से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि हर सरकार कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है। हमारे कदम छोटे हैं और कोई ना कोई एक वक्त आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जबकि हम बड़े बड़े कदम लेके अपने जो सिटीजन्स हैं उनको अच्छी सुविधा प्रदान कर पाएंगे। और कदम जो छोटे हैं सर बट सस्टेनेबल हैं। हाँ, राइट, दैट्स व्हाट मैटर्स कि सस्टेनेबल चीज कितनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। करेक्ट सर, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज यूसीएफ के अंडर आप क्या देख रहे हो अभी? हाँ, देखिए अपॉर्चुनिटीज़, देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देयर आर 3 वर्टिकल्स इन अर्बन सेक्टर। सबसे पहले तो अर्बन फाइनेंस है, ठीक है, दूसरा वर्टिकल इसके अंदर है अर्बन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और तीसरा वर्टिकल है अर्बन प्लानिंग। ऑलराइट। तो पहले वर्टिकल में अपॉर्चुनिटी है फंड रेजिंग की। मैं एक अर्बन फाइनेंस स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे लिए जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं पीपीपी स्ट्रक्चर कर सकूँ, बॉन्ड इशू में रेज कर सकूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बना सकूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। तो ये एक अर्बन फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी हो गई। अर्बन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो स्पेशलाइज करती हैं अर्बन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स लगाने हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आपको जो मॉस्किटोज वगैरह हैं उनको मारने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी उन कंपनीज के लिए है, अर्बन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। और तीसरी जो है अर्बन प्लानिंग। ठीक है, तो उस अर्बन प्लानिंग के अंदर जो प्लानर्स हैं, जो कंपनियां प्लानिंग करती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वक्त में आने वाली है। ऑलराइट सर, क्योंकि आपने अभी डिस्कस किया पीपीपी के बारे में, लाइक, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज द पीपीपी मॉडल, और यूसीएफ आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं? हाँ, देखिए इंटरलिंक, मैंने आपको बताया, इंटरलिंकिंग इनकी ऐसे है कि सरकार ये कहती है कि 25% तो मैं दूंगा और 25% स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, बाकी 50% पैसा या तो आप पीपीपी प्रोजेक्ट करें, या बोरिंग करें, या आप उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड से करें। ठीक है, तो ये लिंकिंग है कि जो 50% पैसा है, वो 50% पैसा आप पीपीपी प्रोजेक्ट करके लेके आ सकते हैं। Alright, understood. So moving forward, how do cities attract capital? For example, अगर मैं पूछूं कि मेयर्स और कमिश्नर्स का एक्चुअल रोल इसमें क्या हो सकता है? देखिए, मेयर्स और कमिश्नर्स का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हैं। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स उस शहर को चाहिए, ठीक है, उसके डीपीआरस बनाना, और फिर लीडरशिप रोल प्ले करना कि कैसे ये प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट होंगे ऑन ग्राउंड। ठीक है, सही चुनाव करना, जो कि टीम मेंबर्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और मेयर वगैरह ही कर सकते हैं। करेक्ट, अंडरस्टूड। सर, स्टेट गवर्नमेंट और यूएलबीज जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उन्हें क्या लेना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो ये लेना चाहिए कि बैंकेबिलिटी अपने जो अर्बन लोकल बॉडी है उसकी क्रेडिट परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव करनी चाहिए। मतलब उसकी जो बैलेंस शीट है, वो एक बैलेंस शीट ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी देखे बैलेंस शीट को तो कहे हाँ, अगर मैंने इसको लोन दिया तो मेरा लोन जो है वापस आ सकता है। तो जिसे हम कहते हैं क्रेडिट डिसिप्लिन, वो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर है। ठीक है। Now let's talk about the municipal bonds and the innovative instruments that we have, sir. हम लोग बहुत ज़्यादा bonds की बात करते हैं, but the market is still shallow. So UCF के अंडर प्रोजेक्ट बना के हम इस चीज़ को कैसे अपने बेनिफिट में ले सकते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि मार्केट शैलो है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे सबसे पहला कदम जो सरकार ने उठाया है वो ये उठाया कि उन्होंने एक 10,000 करोड़ का एक इंश्योरेंस गारंटी भी उन्होंने शुरू की है। अच्छा। यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो वो जो इंश्योरेंस गारंटी है उसमें से जो है रिकवर हो सकता है। जैसे कोई आदमी कार इंश्योरेंस लेता है या पर्सनल इंश्योरेंस लेता है या हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, वैसे ही म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वो
पैसा जो है इससे रिकवर हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सेबी के रूल्स जो हैं उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। करेक्ट। गवर्नमेंट ने और बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। जो कि पुरानी स्मार्ट सिटी मिशन या उससे पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की सीख थी। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा मार्केट के अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी म्युनिसिपल बॉन्ड्स की। अंडरस्टूड, ऑलराइट। सर, इंडिया में टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में डिले भी बहुत कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सो जो डिले है एक्चुअली में ये फंडिंग की वजह से होता है, या फिर इज देयर एनी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्ड इन दिस? दोनों फैक्टर्स हैं। फंडिंग भी एक फैक्टर है, ब्यूरोक्रेसी भी फैक्टर है, और कुछ जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनकी भी कमी रहती है कि वो लोग ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगा कि हर प्रोजेक्ट का डिले का रीज़न कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं बहुत टेक्नोलॉजी आने से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। ठीक है। और पॉलिसी चेंजेस जो हुए हैं उससे जो डिलेस पहले होते थे वो अब उतने ज़्यादा डिलेस अब नहीं होते। ठीक है, ऑलराइट। तो उस चीज़ को भी हमने रिकवर किया है विद टाइम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। सो मूविंग फॉरवर्ड, यूसीएफ की प्रोजेक्ट्स के अंडर एक बैंक को, डेवलपर को, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ या फिर एक बैंकर हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए बैंक है तो बैंक का तो काम ही लेंडिंग करना है। बैंक तो लेंड करता है और इंटरेस्ट कमाता है। तो इसमें बैंकर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक और विंडो मिलती है लेंडिंग के लिए। ठीक है। वैसे ही इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद वो रिटर्न्स उस पर कमाता है। ठीक है। डेवलपर जो है वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि ये एरिया को मैं डेवलप करूं, डेवलप करने से जो है इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं तीनों के लिए अलग अलग तरीके से हैं। और बहुत सारे लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एडवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ऐसा कर सकें कि पूरे शहर का सुधार हो। तो इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। वाइड स्पेक्ट्रम के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती और ज़रूरत भी है उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने की। राइट। सर, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पावर मिल जाए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आज बनने की जी, तो वो कौन सी एक पहली चीज़ होगी जो आप स्ट्रिक्टली कदम उठाना चाहेंगे, जिसके खिलाफ या जिसके लिए, जिसके फेवर में? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कदम उठाऊंगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। जो इसमें बॉटलनेक्स हैं, सबसे बड़े बॉटलनेक्स तो ये हैं कि हम लोग बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। तो मैं एक टाइम बाउंड एक स्ट्रक्चर बनना चाहूँगा कि इतने टाइम में हम लोग ये अचीव करें, इतने टाइम में हम ये अचीव करें। स्मार्ट सिटी मिशन में मैंने ये देखा कि पहले के 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए, और जैसा मुझे लग रहा है कि इसमें भी ऑलमोस्ट क्योंकि ये अनाउंसमेंट बजट में हुई थी। अच्छा, बजट के बाद अगर आप मार्च से देखें तो अब अप्रैल में जो 4 to 5 months ये अनाउंसमेंट पिछले बजट में इनफैक्ट हुई थी, इस बजट में नहीं हुई थी। लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस हुई थी। और इस साल अभी अप्रैल के अंदर इसकी पॉलिसी गाइडलाइंस यानी कि डिटेल गाइडलाइंस जो थी वो बनाई गई हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 साल हमने खो दिया फ्रॉम द बजट अनाउंसमेंट टिल द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। 1 साल करीब 3 महीने हमने जो है 2-3 महीने हमने लगा दिए इस प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने में। लेकिन अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो अभी रेडी नहीं है। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाएंगी तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा। तो अगर मुझे पावर दी जाए तो मैं इसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और कट शॉर्ट करने की कोशिश करूं, या फिर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन प्लेस हो जाए। ऑलराइट, आई होप आपके पास ये पावर जल्दी आए सर, सो दैट वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाए। सर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ों रुपीस इन्वेस्ट किए जाते हैं जी, फिर भी इतना ट्रैफिक जाम, क्या वजह है?
नहीं, देखिए सर, इसमें पहली बात तो अर्बन लोकल चैलेंज फंड में मेट्रो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ये जो है फॉल्टी प्लानिंग है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ठीक है। तो उसके अंदर एक ट्रैफिक एनालिसिस होती है। करेक्ट। तो वो ट्रैफिक एनालिसिस अगर गलत होगी तो फिर ऑब्वियसली जितना आप प्लान करोगे उससे या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर जो प्लानिंग है वो ख़राब हुई। जो ट्रैफिक एनालिसिस था या ट्रैफिक सर्वे था वो ठीक नहीं हुआ, और उस वजह से या तो हमने कम प्लान किया या बहुत ज़्यादा प्लान किया। तो ये एक वजह। ठीक है सर, जब हम इंडिया के किसी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लोग इसी चीज़ को बहाना बना लेते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। मैं चाइना की बात करूं, चाइना ने लास्ट डेकेड में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बूम दिखाया है, बहुत अल्ट्रा सिटीज़ बना दी हैं उन्होंने, हर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें शामिल करके, राइट। आपको लगता है इंडिया का ये बहाना ठीक है या फिर कमी कहाँ आ रही है? वेयर इज़ द गैप? देखिए, ये सवाल ना एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया अपनी लाइफ में। हमारा और चाइना का कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और चाइना जो है वो एक सिंगल पार्टी वो है। चाइना में क्या होता है कि अगर उनको कोई प्रोजेक्ट करना है तो रातों रात जो भी उसके बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब रोड क्लियर करना है, डिमोलिशन होनी है तो रातों रात डिमोलिशन हो जाती है। लेकिन चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक छोटा सा घर गिराने जाएंगे तो 10 लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। तो उनका, चाइना का और हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं और चाइना जो है वो एक सिंगल पार्टी, जिसे मैं कहूँ कि ऑटोक्रेटिक रूलर है। मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर था तो वहाँ पे भी लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पे सारे, तो उन्होंने ना यही सवाल पूछा। तो वहाँ पे जो चेयर पे बैठे हुए थे वो उस वक्त हरियाणा गवर्नमेंट के इंडस्ट्री के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग जो बात कह रहे हो मैं मानता हूँ, चाइना ने अच्छी तरक्की कर ली, लेकिन आप सब लोग हाथ खड़ा करिए कि कौन कौन जो है डेमोक्रेसी अपनी खोना चाहता है। बिल्कुल। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। यानी कि हम डेमोक्रेसी भी अपनी रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार हो, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो, और हमें कोई चीज़ हमारे हिसाब से गलत हो रही है तो हम कोर्ट में जा सकें। चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ तो बस उन्होंने जो सरकार ने सोचा वो लोग कर रहे थे, इस वजह से तरक्की ज़्यादा है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बेटर है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होंगे प्रोजेक्ट्स, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी अच्छी तरीके से कर सकती है। चाइना में अभी लगता है प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी उनके लोगों का भी सब्र का बांध टूटेगा और वो लोग भी जो है अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। करेक्ट सर। तो सर आई गेस बेटर प्लानिंग, बेटर एग्जीक्यूशन से हम लोग, कंपैरिजन तो नहीं मैं करूँगी चाइना के साथ एज यू सेड, बट बेटर प्लानिंग और बेटर एग्जीक्यूशन से हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। अंडरस्टूड। सर, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी तरक्की के साथ साथ एक रिस्क फैक्टर भी हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट? सो यूसीएफ के अंडर रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है? हाँ, इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो कैपेसिटी है। यानी कि आज भी मैं देखता हूँ, मैं अभी पिछले हफ्ते अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी गया, ठीक है, और मेरी और लोगों से भी बातचीत हो रही है। तो सबसे बड़ा इसके अंदर तो रिस्क है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो कर सके। करेक्ट। उनके पास वो मैन पावर नहीं है, स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड मैन पावर नहीं है जिससे कि वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट और कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर इसके अंदर ये है कि हम बात तो कर रहे हैं पीपीपी की, लेकिन पीपीपी में हमको स्पेशलाइज्ड मैन पावर चाहिए, जो कि हर स्टेट के अंदर एक पीपीपी सेल होना चाहिए जो कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को देखे। ठीक है। तीसरा रिस्क फैक्टर इसमें ये भी है कि सेंटर तो अपना पैसा दे देगा, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है, वो पैसा नहीं दे पाएंगी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाएगी तो फिर कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा? 25 तो रह ही जाएगा %। हाँ, तो वो ये सेम इशू जो था स्मार्ट सिटी मिशन में भी आया।
तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो कि कमज़ोर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ वो बेटर कैसे अलायंस हो कैसे सके। कैसे हो सकता है। और मार्केट जो बोरोइंग है, हम मार्केट बोरोइंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके लिए रिस्क फैक्टर जो है, मैंने पहले भी कहा कि बैलेंस शीट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, तभी आपके बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देंगे। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी बैलेंस शीट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कैसे जो है पैसा आएगा। तो रिस्क फैक्टर तो काफ़ी हैं इसके अंदर, जो कि सरकार को भी मालूम है, तो काफ़ी स्टेप्स लिए जा चुके हैं, लेकिन होपफुली हम लोग इसके अंदर कमिंग ईयर्स में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट। तो सर ऐसी सिचुएशन में एडवाइजरी फर्म्स जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ एडिसरी, तो आप एडिसरी इस पूरी सिचुएशन में क्या रोल प्ले करती है? हाँ, आदिश्री का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने एक रोड मैप बनाया हुआ है। ठीक है। उस रोड मैप के हिसाब से हम A to Z हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है। हमने अपने अलायंसेस हमने बना लिए हैं, जिसके अंदर हम हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। ऑलराइट। सबसे पहला तो हम लोग ये करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से जो हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कौन कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या कौन कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे तुरंत काम हो सकता है। ठीक है। अगर उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो बैलेंस शीट कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है, ये हम लोग एडवाइस उनको करेंगे। ठीक है। उनके डीपीएस बनाने हैं तो हमारे पास पूरी टीम है जो उनके डीपीएस बना के देंगे। ठीक है। फिर वो डीपीएस को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाना है, उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट करनी है। ठीक है। पीपीपी स्ट्रक्चरिंग हम लोग करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बाकी जो 50% पैसा आना है वो तो या तो बैंक फंडिंग से आएगा या पीपीपी से आएगा या म्यूनिसिपल बॉन्ड से आएगा। तो उसकी स्ट्रक्चरिंग हम लोग करेंगे कि वो कैसे बाकी पैसा जो आएगा वो कैसे आएगा। तो आदिश्री और हमारी जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। हमने अपने तीनों वर्टिकल्स, मैंने आपको शुरू में बताया, अर्बन फाइनेंस, अर्बन टेक्नोलॉजी और तीसरा अर्बन प्लानिंग, तीनों की तैयारी करके रखी हुई है कि आने वाले 10 सालों में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी सर्विसेज दे सकें। ठीक है। सो आपकी फर्म और आपके जैसे बहुत सारी फर्म्स, आदिश्री जैसी बहुत सारी फर्म्स एक टॉर्च गाइडिंग का काम बेसिकली कर रही हैं फॉर द पीपल हु आर लॉस्ट, कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो और कहाँ हो। राइट, अंडरस्टूड। सर, आपको लगता है इंडिया या फिर इंडिया की सिटीज़ रेडी हैं इस मार्केट मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, ये अभी फर्स्ट टाइम इस तरह का मॉडल आया है, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो चुकी थी और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको सरकार ने ऑलरेडी प्लान आउट किया। जैसे कि इन्वेस्टर्स का एप्रीहेंशन था कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होगा। ठीक है। और गवर्नमेंट कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी करीब 5,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रही है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करना, उनको अगर किसी तरह की एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। ठीक है। तो मार्केट रेडीनेस की अगर मैं बात करूं तो ये पहले से ही मालूम था कि इस तरह की स्कीम आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, वो कोई भी स्कीम लॉन्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जितने स्टेक होल्डर्स है उनसे एक बार बात करके ही स्कीम लॉन्च करती है। तो सरकार ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या और हमारे जैसे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करके ही ये स्कीम लॉन्च करी होगी कि एक रेडीनेस आ जाए इसके अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो मेरे हिसाब से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो मुझे फीडबैक मिली है, 2-3 स्टेट्स तो काफ़ी एग्रेसिव हैं इसके अंदर। उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर एक आम इंसान होगा सर, वो डेफिनेटली चाहेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, उसके शहर में आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो आई गेस बेटर प्लानिंग और बेटर एग्जीक्यूशन अगेन, कि वो डिले ना हो चीज़ें या फिर उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज कौन नहीं चाहेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यही स्कीम का यही मोटिव है। करेक्ट, अंडरस्टूड। सर, अगर आपको कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो सिटी के लीडर्स को, मेयर्स को, जो इस प्रोजेक्ट को बेसिकली संभाल रहे हैं,
ग्राउंड लेवल पर, वो क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी? देखिए, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उनका सिलेक्शन बड़ा केयरफुली होना चाहिए। मतलब ये कि उस शहर को उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। वो सिलेक्शन मेयर या सिटी म्यूनिसिपल कमिश्नर ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको मालूम है क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो डे टू डे जो है सिटीजन्स के टच में रहते हैं। तो पहला राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, दूसरा राइट सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जिसके अंदर इंटरनल टीम और एक्सटर्नल टीम, उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो 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 रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए ठीक है। कैपेसिटी में, ठीक है। कि हमारे पास ये करने की कैपेसिटी नहीं है। तो वो सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेयर एंड ऑल्सो द कमिश्नर्स, द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है इसके अंदर एग्जीक्यूशन का आता है। अब आपने प्रोजेक्ट्स आपने सोच लिए, आपने टीम भी बना ली, तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी एक स्किल है। करेक्ट। अब क्या होता है, लोग अच्छी टीम भी ले आते हैं और अच्छा प्रोजेक्ट भी सोच लेते हैं। अब देखिए आईपीएल के अंदर मुंबई की टीम जो थी उसके अंदर 7 प्लेयर ऐसे थे जो कि इंडियन टीम में खेलते थे, लेकिन स्टिल दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन आईपीएल। तो सेम ये है कि आपके ऑन ग्राउंड स्किल्स कैसे हैं, तो वो उसके अंदर भी जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। क्योंकि जहाँ तक हम लोग देखते हैं, सरकार तो पैसा दे देती है, पर वो पैसा तो मार्केट में ही रह जाता है। उसका डेवलपमेंट हमें बड़ा ही कम देखने को मिलता है। बहुत ऑफन होता है कि हम देख रहे हैं कि चीजें अच्छी चल रही हैं, मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा है, पैसा तो आ रहा है, बट वो पैसा जा कहाँ रहा है? बिल्कुल, सो यूसीएफ के अंडर वो प्रोजेक्ट और वो पैसा सारा अलाइंड रहेगा। राइट। अंडरस्टूड। पहली तो ये हो गई। दूसरी जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, एक नया सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर जो है मैंने एक किताब लिखी है, ठीक है, जो कि शायद मैं 2 महीने बाद उसको लॉन्च करूँगा। ठीक है। और तीसरी बुक जो है वो बेसिक्स ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते। स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या इवन प्रैक्टिशनर्स हैं। तो तीसरी बुक मेरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिक्स, ठीक है, उसके ऊपर है। मतलब उसमें एडवांस भी हो सकते हैं। जिन लोगों को पीपीपी के बारे में मालूम है तो उसके लिए मैं एक एडवांस किताब भी लिखूंगा। ठीक है। और चौथी किताब जो है वो मैंने अपने ऊपर लिखी है कि मेरी जीवन की जर्नी कैसे रही, कैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के कैसे मैं एक पीपीपी आई गुरु में बना। लोग मुझसे पूछते हैं कि पीपीपी आई गुरु का क्या मतलब है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 40-50 ईयर्स कैसे कॉलेज से निकल के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के मैंने बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद मैंने फाइनेंस सीखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया और उसके बाद मैं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैंने काम किया। तो वो पूरी जर्नी मैंने कैसे अचीव की, ठीक है, वो चौथी किताब उसके ऊपर। सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक्स। थैंक यू। आई रियली होप वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बुक्स रहेंगी डेफिनेटली ऑडियंस के लिए। जी। मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के रिगार्डिंग था कि आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है इन योर कंप्लीट जर्नी। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपके लिए क्या थी कि जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, फाइनेंस पढ़ना है, लोगों को अवेयर करना है? व्हाट वाज द मोटिवेशन? देखिए, मोटिवेशन फाइनेंस की जहाँ तक बात है, ये तो एक्सीडेंटल था बिल्कुल। मैं तो साइंस स्टूडेंट था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की, विच इज़ इक्वलेंट टू बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे साथ के जितने मेरे एमएससी के मेरे कोलीग्स थे वो आईटी कंपनीज़ में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैंने एमएससी कंप्लीट की, मेरे फादर की डेथ हुई। तो मेरे को इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि मेरा कैरियर स्टेबल हो जाए। तो मैंने जितने कंपटीशन थे मैंने उनमें अप्लाई करना चालू किया और फॉर्चुनेटली मेरा बहुत जगह सिलेक्शन हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक में मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो साइंस स्टूडेंट से शिफ्ट होकर मैं बैंक में आया। जब मैं बैंक में आया और मैंने फाइनेंस के बारे में
कुछ डेबिट क्रेडिट के बारे में करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि फाइनेंस की डिग्री भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया, और वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में लगातार मिलती रहीं, और मैं फिर आगे अपनी जर्नी में बढ़ता रहा। तो आपकी जर्नी सर देखकर लगता है कि सब कुछ डेस्टाइन्ड है, लिखा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि लाइफ में डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल। आप कई बार ऐसे होता है कि आदमी बहुत एफर्ट्स करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार मैंने अपनी लाइफ में बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे जो मेरा एंड रिजल्ट था वो नहीं मिला। लेकिन कई बार ये था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक छोटी सी कोशिश की और मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट उसका मिल गया। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये कहा जाए कि जो हाथ में लिखा होता है तकदीर Exactly, है, exactly. वही है। At the end, what matters is कि आप satisfied हो, Right, right? So are you satisfied? Yeah, absolutely, 100%. Sir, I am very happy with my Profession, life. I have achieved a lot in my professional life and also in my personal life, both.